हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल। यस, आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड में एक और प्यारा सा लेक्चर। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से साबुन एंड अपमार्जक। ठीक है, यस। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी और कलम और बन जाइए मेरे साथ, लगा लीजिए हेडिंग। करते हैं फटाफट लेक्चर की शुरुआत। यस, तो सबसे पहले आपको बता दें स्टूडेंट, यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट में अगर ज्यादा बातें करनी है तो वह सोप के बारे में। सोप का मतलब क्या है? साबुन। चलिए आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि सोप का मतलब क्या है और सोप में क्या क्या बातें आपको यहाँ समझना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें हम बात करेंगे डिटर्जेंट को लेकर के। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें। यस, सोप आप जानते हो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, ये सब बातें, इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए। यस, तो सबसे पहली बात हम साबुन के बारे में जाने, सोप क्या उसको जाने। तो कुछ बातों को यहाँ समझना पड़ेगा, कुछ बातों को नोट भी करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम नोट कर लें और कुछ हम फार्मूला भी बताएंगे कैसे साबुन बनता है, साबुन का मतलब क्या होता है, आपको A to Z बताएंगे। यस, इसके अलावा मिसेल की प्रोसेस क्या है, मिसेल का फॉर्मेशन क्या है, चलिए पूरा सफाई करके बताएंगे। तो साबुन क्या होता है लिखेंगे उच्च अणुभार वाले एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, मोनो कार्बोक्सिलिक। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अम्लों के मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ और बात अगर करेंगे एक लाइन तो हो जाएगा। ये तेल एंड वसाओं, ये तेलों एंड वसाओं के तनु NaOH या यूं बोलेंगे KOH द्वारा जलीय अपघटन से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, यस, इतनी बातें आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक बार और समझे इसको जरा। तो साबुन क्या है? पहली बात है पदार्थ। यस, कैसा पदार्थ है? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण को हम साबुन कहते हैं। यानी कि एक तरह से लवण बन गया, अम्ल का लवण साबुन हो जाएगा। किस अम्ल का लवण? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक वाला। कौन सा? सोडियम या पोटेशियम। वास्तव में क्या है कि ये बनता कैसे है? तेल हो चाहे वसा हो, कोई भी चीज अगर हम उसके साथ तनु लें, डायल्यूट लें, वाट NaOH या KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रहे, अगर हम यहाँ पे सोडियम का लवण ले रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, पोटेशियम का लवण ले रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, जली विलयन हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो वहां पे साबुन आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे तेल या वसा बोल सकते हो। ठीक है, क्या करना भैया? NaOH हमने ले लिया सपोज, या यूं बोलेंगे KOH ले लिया सपोज। क्या बनेगा भैया? प्रेजेंस आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जानते ही हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जल अपघटन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, क्या बन रहा है? साबुन बन रहा है, सोप बन रहा है, इसके साथ ग्लिसरीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्लिसरीन मिल रहा है, कुछ ऐसा। तो चलिए फाइनली हम बात करेंगे कि आपके बुक में या अदरवाइज किसी बुक में देखोगे तो कुछ भाषा दिया होगा या कुछ फार्मूला दिया होगा बड़ा बड़ा जूम करके, वो क्या है उसका मतलब क्या है जरा जान लें।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है व्हाट, लिखेंगे ऐसे C17H35, यहाँ पे व्हाट OCO कुछ ऐसा, CH2 and what CH again OCO C17H35 and again CH2O CO C17H35, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टीएरिन, ठीक है। अब ये क्या भैया, वही चीज है एस्टीएरिन। एस्टीएरिन दैट मीन्स कुछ नहीं यार, वसा ही तो है। चलिए यहाँ पे क्या लेंगे, NaOH डाइल्यूट लेंगे या KOH। सपोज हमने ले लिया NaOH, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। ठीक है, जलीय अपघटन कराएंगे, क्या मिलेगा, ग्लिसरीन मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट CH2OH again CHOH and again CH2OH। ये ग्लिसरीन का फॉर्मेशन है, जैसे ऊपर दिया है ग्लिसरीन का फॉर्मेशन, ठीक है, यस। एंड प्लस होगा साबुन। साबुन का मतलब होता है एस्टीरेट आयन। एस्टीरेट आयन का मतलब होता है कि हमने आपको पहले बोला है Na लिए हैं, OH लिए हैं, तो Na वाला बनेगा। कैसे बनेगा, आप याद रख सकते हो C17H35 कोना, ठीक है, C17H35 कोना, इसे कहते हैं एस्टीएरेट आयन। क्या बोलेंगे, एस्टीएरेट आयन। यहां तक है तो किसका भैया, सोडियम का। क्या बोलेंगे, सोडियम एस्टीएरेट, सोडियम का एस्टीएरेट यानी जो है ना सोडियम का है, या यूं बोलेंगे साबुन, जो हमको लाना था, ठीक है। तो साबुन कई रूप में बन सकता है, सोडियम का भी बन सकता है, पोटेशियम का भी बन सकता है। दैट मीन्स मेन इसका जो नाम होगा वह एस्टीएरेट आयन होगा, यानी एस्टीएरेट नाम याद रखेंगे, ठीक है, यस। तो स्टूडेंट फाइनली यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने साबुन को बना लिया एक सूत्र के माध्यम से, ठीक है। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो C17H35 COONA मिला है, इसी को हम साबुन कहते हैं और यही आपका सूत्र है। अगर कोई साबुन का फार्मूला पूछता है तो आप बोलोगे सोडियम एस्टीरेट, यानी दैट मीन C17H35 COONA। अगर बोलते हो तो ये भी सही है। मतलब ये हुआ कि आपको साबुन ऐसे चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो और ये बहुत इजी भी है, कोई कठिन नहीं है, किताब में अक्सर यही देता है, ठीक है। चले कुछ और बात हम करेंगे, कुछ और हम जानेंगे कि साबुन में कुछ और लॉजिक वाली बात क्या हो सकती है, साबुन कठोर क्यों होते हैं, साबुन मुलायम क्यों होते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पे एक और छोटी सी अगर बात हम करना चाहेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये बोलता है एग्जाम में कि साबुनीकरण क्या होता है, ठीक है। तो साबुनीकरण स्टूडेंट आप देख सकते हो सॉफ्टनिफिकेशन जिसे बोल सकते हैं यार। तो सॉफ्टनिफिकेशन का मतलब होता है कि तेलों और वसाओं के माध्यम से साबुन का बनना साबुनीकरण कहलाता है। यानी कि जब हम तेल और वसा लेंगे वहाँ पे NaOH या KOH का जब हम जलीय अपघटन कराते हैं तो वहाँ पे साबुन बनता है और इस विधि को हम साबुनीकरण कहते हैं। तो इतनी बातें यार नोट कर सकते हो यार, इसमें कोई समझाने वाली बात है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि साबुन कठोर होता है, साबुन कोमल होता है, कैसे कैसे कैसे। यस, नोट करें यहाँ तक, इसके शॉर्ट लें, आगे बढ़े। यस, चलिए तो अभी अभी आपने देखा है कि साबुन में कुछ बातें हो गई हैं, अभी कुछ और बातें बाकी, घबराएगा नहीं। फिलहाल हम थोड़ी सी बातें कर लें डिटर्जेंट को लेकर, ठीक है। आपको मतलब क्वेश्चन चल रहा होगा कि डिटर्जेंट क्या असर नहीं बता रहा है, तो मैं बता दूं आपको डिटर्जेंट यानी जिसे हिंदी में कहेंगे अपमार्जक। क्या कहेंगे, अपमार्जक, ठीक है। अब ये अपमार्जक क्या होता है, जैसे कि वहां पर हमने देखा है कि जब साबुन होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मोनोकार्बोक्सिलिक। क्या होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के या तो सोडियम या तो क्या होगा पोटेशियम के लवण होंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा,
साबुन होगा, ठीक है। अब डिटर्जेंट में क्या होने वाला है? डिटर्जेंट में भी कार्बोक्सिलिक आएगा, ठीक है। डिटर्जेंट में भी कार्बोक्सिलिक आएगा, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में या तो आपको क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए अमोनियम, क्या आना चाहिए, अमोनियम, या तो सल्फोनेट, सल्फोनेट लवण होना चाहिए जी, ठीक है। मेरी बातें क्लियर है? यस। जरा एक बार और समझें। अगर 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 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ साथ सोडियम या पोटेशियम के लवण आ गए तो उसको बोलेंगे साबुन, और अगर 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 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अमोनियम या सल्फोनेट के लवण आते तो वहां बोलते हैं डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक, ठीक है। तो चलिए यहां तक ये बातें क्लियर होती है। अब हम फिर से साबुन को लेंगे और साबुन में समझेंगे कि आखिर में साबुन कठोर क्यों होता है और साबुन मृदु क्यों होता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर से लेंगे साबुन को और इसमें कुछ और बातें जानेंगे कि जो साबुन होते हैं, साबुन में सबसे पहली बात अभी भी आपने देखा है कि साबुन में उच्च अणुभार वाले क्या पाए जाते हैं, उच्च अणुभार वाले होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अब देखिए आप ध्यान से, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में यहाँ पे कुछ हम आपको अम्ल देंगे। मुख्यतः देखा जाए तो डेली लाइफ में जो साबुन आप यूज करते हो उसमें लगभग कुछ अम्ल होते हैं, यानी कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहली बात एस्टिएरिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एस्टिएरिक अम्ल, एस्टिएरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर दूसरे की बात करते हैं पामीटेक, क्या हो जाएगा, पामीटेक अम्ल, ठीक है। तीसरी बात क्या हो जाएगी, तीसरी बात हो जाएगी ओइक अम्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। थोड़ा फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मेट एस्टिएरिक जानते ही हो, C17H35 COOH होगा, अम्ल का पहचान हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा C15H31 COOH बनेगा जी। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा C17H33। तो ये क्या है और ये इसका मतलब है क्या, जरा समझा। जो आपने साबुन अभी भी पढ़ रखा है, साबुन में उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। अब जो आपके डेली लाइफ में जो साबुन यूज होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो लगभग ये वाले अम्ल पाए जाते हैं। अब ये वाले अम्ल पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे साबुन में लाइफबॉय हो गया, मतलब लाइफबॉय, डव, पियर्स, तमाम आयुर्वेदिक साबुन आ गया मार्केट में। तो बहुत सारे साबुन है और बहुत सारे साबुन सॉफ्ट होते हैं, कुछ साबुन में सॉफ्टनेस भी पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट, कम सॉफ्ट, ठीक है। तो उनका मतलब क्या है, यानी साबुन सॉफ्ट के होते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, क्या रीजन है सर, हेलो। तो रीजन ये है कि इस अम्लों का होना, कौन सा अम्ल होगा तो साबुन सॉफ्ट होगा और कौन सा अम्ल होगा तो साबुन थोड़ा सा कठोर होगा। यानी साबुन में दो तरह साबुन, एक कठोर साबुन और एक मृदु यानी कि कोमल साबुन। तो साबुन दो प्रकार के होंगे कुछ इस प्रकार से। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो जो आपका साबुन होता है, जो आपका साबुन होता है वह दो तरह से होगा। एक होगा कठोर वाला, एक होगा मृदु वाला यानी कि कोमल वाला। कठोर का मतलब है
जब ये अन्य वाला रहेगा, सोडियम का स्टीयरेट रहेगा तो कठोर होगा। अच्छा, अगर पोटेशियम का गया तो जैसे डब साबुन कहते हैं ना, डब साबुन फिसल रहे लगाने से चमड़िया पे, तो हम क्या होता है, पोटेशियम का होता है। अगर सोडियम है तो थोड़ा सा खुरदुरा है, मतलब क्या, कठोर है। तो कठोरता, जो साबुन की कठोरता होती है वह डिपेंड करती है उसमें पाए जाने वाले अम्लों पर। यानी कि साबुन के भीतर जो अम्ल पाए जाते हैं वह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो होते हैं, और जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें मुख्यतः या तो एस्टेरिक अम्ल होगा, या तो पामिटिक अम्ल होगा, या तो ओइक अम्ल होगा। अब इन तीनों में से कहाँ पे कौन होता है उसको जरा समझें। तो अगर साबुन में हम ऐसे बोलेंगे, अगर साबुन में दो अम्ल है, दो अम्ल का मतलब है एस्टीएरिक अगर आ गया, एस्टीएरिक आ गया, यानी इसके अलावा पामिटेक भी आ गया। दो चीजें, अगर एस्टीएरिक आ गया, पामिटेक आ गया, तो इस पोजीशन में इसको तो पहले कहेंगे संतृप्त वाला। संतृप्त अम्ल में कौन वाला अम्ल, एस्टीएरिक या पामिटेक वाला। इनके अगर लवण आते हैं, एक बार और, अगर साबुन में संतृप्त अम्ल में कौन अम्ल, किस अम्ल के लवण, एस्टीएरिक अम्ल के लवण या पामिटेक अम्ल के लवण अगर आते हैं, तो इस साबुन को या इस साबुन में हम कहेंगे जो कठोरता है वह ज्यादा है। क्या बोलेंगे, ज्यादा है, यानी कि मैक्स होगा। क्या होगा, मैक्स होगा। एक बार और, अगर साबुन में संतृप्त अम्ल, दैट मीन्स एस्टीएरिक अम्ल, पामिटेक अम्ल के लवण आते हैं, तो वहां पे साबुन की जो कठोरता होगी वह बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हम इसे बोलेंगे कठोर साबुन, या बोलेंगे हार्ड साबुन। हार्ड साबुन कहते हैं, बड़ी हार्ड साबुन है, ठीक है। दूसरी बात, अगर साबुन में क्या आया सर, असंतृप्त अम्ल आया। कौन सा अम्ल, असंतृप्त अम्ल में अगर आ गया ओइक अम्ल का लवण आ गया, ओइक अम्ल का लवण आ गया, तो इस पोजीशन में जो साबुन की कठोरता है वह डिक्रीज होगा, यानी कि मीन होगा, यूं बोलेंगे गिरेगा। तो जब साबुन की कठोरता डाउन होगा, यानी जब साबुन की कठोरता घटेगा, तो वहां पे साबुन को बोलते हैं साबुनवा बड़ी कोमल है, यानी कि सॉफ्ट है, ठीक है। एक बार और समझें, एक बार और बातों को समझें। यस, पहली बात, साबुन दो तरह से होगा, या तो साबुन कठोर होगा या तो साबुन क्या होगा, मृदु होगा। साबुन की कठोरता किस पर डिपेंड करता है, साबुन में पाए जाने वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों पर। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में कुछ ये अम्ल पाए जाते हैं। इन अम्लों की विशेषता क्या होती है, अगर किसी साबुन में ये अम्ल पाए गए, एस्टीएरिक अम्ल के लवण या पामिटिक अम्ल के लवण, तो वहां पे साबुन की कठोरता ज्यादा होती है, तो उसे कहते हैं बहुत हार्ड वाला साबुन है। दूसरी बात, अगर साबुन में असंतृप्त अम्लों में ओइक अम्ल आता है या इसका लवण आता है, तो इसको हम बोलते हैं साबुन की कठोरता बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो वह साबुन क्या है, सॉफ्ट है, यानी कि कोमल है। ऐसा बात। एक और लॉजिक वाली बात जरा समझेंगे, जो असंतृप्त अम्ल वाला है, यानी कि जो साबुन सॉफ्ट है, उसका और यूजेस कहाँ किया जाता है जरा देखें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से, तो इस साबुन का यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ शेविंग क्रीम एंड शैम्पू, ठीक है। यानी कि जो सॉफ्ट वाला साबुन है, इसका यूज हम कर सकते हैं
शैम्पू और शेविंग क्रीम बनाने में, ठीक है। आप तो जानते हो दाढ़ी बनाने में जो शेविंग क्रीम होता है वहाँ पर सॉफ्ट वाला साबुन होता है, अगर कठोर वाला रहेगा तो वहाँ पे शेविंग करते समय दिक्कत होगा, ठीक है। और दूसरी बात शैम्पू भी ले सकते हो, बहुत ईजी है। ये सब डेली लाइफ में यूजेस होते हैं और इनका हम एग्जाम्पल आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद हम बात करेंगे कि मिसेल फॉर्मेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है। यानी हम जानने वाले हैं कि वास्तव में मिसेल बनता कैसे है और ये मिसेल है क्या, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इसकी शॉर्ट ले, आगे बढ़े। यस, चलिए तो अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है जरा समझें कि जो आपका सोडियम एस्टिएरेट होता है, हेलो क्या बोलेंगे, सोडियम एस्टिएरेट, साफ नहीं जा रहा था। चलिए तो अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। यस, तो सबसे पहली बात इसमें लिखेंगे अभी भी जो आपने समझा है, सोडियम एस्टिएरेट, दैट मीन्स CH3 CH2 का होल 16 COONA, ठीक है। ये होता है क्या, यस, मिलाना वाट 16 और 1 17 C17H 16 दूना 32 3 35 C17H 35 COO, ठीक है। सोडियम एस्टेरेट कई प्रकार के साबुनों का क्या होता है भैया, प्रमुख अवयव होता है, ठीक है। यानी सबसे अधिक प्योरिटी किसको दी जाती है, सोडियम एस्टिएरेट को, ठीक है। यस, विशेषता जरा समझो। सबसे पहली बात, जब हम इसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है, जल में घोलने पर लिखेंगे, जल में घोलने पर, जब जल में घोला जाता है तो यहां से आप इस पूरे को बोल सकते हो RCOONA वाट। जब जल में घोलते तो क्या होता है, RCOO अलग टूटता है प्लस वाट Na प्लस होता है, ठीक है। RCOO माइनस और प्लस Na प्लस, ठीक है। यस, जल में घोलने पर इसके आयन अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, जो सोडियम एस्टिएरेट होता है टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, क्या क्या जरा समझा। सबसे पहली बात, पहले को बोलते हैं लायोफिलिक, या यूं बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, या यूं बोलेंगे हेड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लायोफोबिक, लायोफोबिक, या यूं बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, या इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। अब जरा समझे, अगर हेड है तो क्या होगा, COO माइनस होगा, ठीक है। टेल है तो क्या होगा, R होगा। बंटवारा करता तो क्या होगा, यहां हो जाएगा C17H35, ठीक है। यहां हो जाएगा COO पे माइनस, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। आप जरा समझे, अगर इसको फिगर बना दो तो क्या होगा। यस, चले इसको हम जरा फिगर समझेंगे। तो आप जानते हो कि जो चेन होता है, जो श्रृंखलाएं होती है, अगर हम कार्बन श्रृंखला को ऐसे करें, जैसे कि आप देख सकते हो,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ठीक है। चले तो जरा इसके माध्यम से समझा जाए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस कार्बन से जो लटक रहा है ये होता है हेड। क्या होता है? हेड, ठीक है। यानी ये होता है COO ठीक है। और ये जो बचा है, अगर हम इसको ऐसे देखें, मतलब ये जो भी बचा है, ठीक है, इसको बोलेंगे सबसे पहली बात लॉन्ग चेन, या यूं बोलेंगे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरी बात इसी को बोलते हैं टेल, दैट मीन्स क्या बोलेंगे? लायोफोबिक। क्या बोलेंगे? लायोफोबिक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? हेड को लायोफिलिक, ठीक है। इतनी बातें हैं। तो आप आराम से इस फिगर समझ सकते हो कि जो साबुन के यानी जो एस्टीरेट आयन होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये पूरी लंबी चेन होता है, लंबी श्रृंखला होता है, जिसे हम टेल यानी कि यूं बोलेंगे, आपके बुक में दिया होगा, इसको हम टेल को बोलते हैं पूंछ, ठीक है। पूंछ यानी कि पुछिया, और हेड को बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। ये हिंदी वाला नाम है, ठीक है। अच्छा, पूंछ का मतलब क्या होता है? पूंछ, पूंछ कचड़े यानी कि जो जल में गंदगी, जो कपड़े में गंदगी लगी होती है उसको पकड़ता है। और हेड किसको पकड़ता है? हेड पकड़ता है जल को। तो जल में पकड़ता है जल को, तो जल से प्यार कर बैठता है, तो इसको बोलते हैं जल स्नेही। क्या बोलेंगे? जल स्नेही। तो लायोफिलिक को हम बोल सकते हैं जल स्नेही, ठीक है। स्नेही मतलब प्यार करने वाला। और पुछिया क्या करता है? विरोध करता है। तो किसका विरोध? जल का। तो बोलेंगे जल विरोधी या जल विरागी, जल विरोधी, तमोना नाम लिख सकते हो, ठीक है। एक बार और पूरा समझा। सबसे पहली बात, मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन में आप जानते हो कि सोडियम एस्टेरेट कुछ इस प्रकार से होते हैं। वो कई प्रकार के साबुनों का एक प्रमुख अवयव माना गया। किसको? सोडियम एस्टेरेट को, ठीक है। अगर इसको जल में घोलें तो जल में घोलने पर ये टूट जाता है और अन्य कहीं बिछड़ जाता है। फिर से यहाँ से जो RCOO- है, यहाँ से फिर से अलग होता है, यानी यहाँ से फिर से इसका ब्रेक होता है। और ये जो एस्टेरेट आयन होता है, सोडियम, यहाँ पे एस्टेरेट आयन बोल सकते हो। एस्टेरेट आयन हैज 2 पार्ट। टोटल एस्टेरेट आयन के पास 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है लायोफिलिक, दूसरा होता है लायोफोबिक, ठीक है। लायोफिलिक को आप बोल सकते हो हेड, और लायोफोबिक बोल सकते हो टेल, ठीक है। यस, तो जो लंबी चेन है उसको हम टेल बोलते हैं, और जो छोटा वाला उसको हम हेड बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, काउंटिंग कर सकते हो, 17 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17वें कार्बन से यहाँ पे एक है क्या? ये आयन वाला, माइनस वाला, जिसे हम हेड दिए गए हैं। तो यहाँ पे हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट फाइनली ये है एक स्ट्रक्चर, एक एस्टीरेट आयन का एक फिगर है, जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है। और इसमें 2 भाग होते हैं, याद रखेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि 2 भाग कौन कौन? एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड का मतलब है छोटा वाला, टेल का मतलब बड़ा वाला। हेड का मतलब है जल स्नेही, टेल का मतलब है जल विरोधी। एक जल में प्रवेश करेगा और एक जल से बाहर होना चाहेगा, ठीक है। यही बातें होती है, यही मिसाल में बताया जाएगा। अब हम समझेंगे कि जब सोडियम एस्टेरेट आयन यानी जब एस्टेरेट आयन जल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे मिसाइल बनता कैसे है। यानी हम आपको बताएंगे मिसाइल का टोटल प्रिपरेशन। और उसके बाद एक कपड़ा जब आप उस विलयन में डालते हो, उस सॉल्यूशन में डालते हो जिसमें ऑलरेडी एस्टेरेट आयन प्रवेश कर चुका है, और जब हम कपड़ा डालते हैं तो वास्तव में वहाँ कपड़े पर गंदगी साफ कैसे होता है। यानी 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 एक हेडिंग बढ़ेगा, कपड़े की सफाई। कपड़े की सफाई कैसे होती है, क्रियाविधि क्या है, इस बातों को हम समझेंगे, ठीक है। यस,
चले तो अब हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया कंटेनर, ठीक है, क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया कुछ इस प्रकार से, और इसमें भर दिया जल, ठीक है। तो वास्तव में बता दें, जो जल होता है वो क्या होता है, जल होता है, यानी कि पोलर का फॉर्मेट देता है, पोलर होता है यानी कि ध्रुवणता पाया जाता है। जल क्या होता है, पोलर होता है, ध्रुव होता है। जब बाहर से स्टीयरेट आयन आते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इनका हेड वाला सिरा जल में प्रवेश करता है और जल को कर बैठता है प्यार, मतलब जल में प्रवेश कर जाता है, और ये बना लेते हैं आयोनिक मिसेल। क्या बना लेते हैं, आयोनिक मिसेल। मिसेल तो आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं आयनिक मिसेल। क्या बोलेंगे, आयनिक मिसेल। इसका नाम होता है आयोनिक मिसेल, ठीक है। चले तो जब स्टीयरेट आयन जल में प्रवेश करते हैं तो इनका जो हेड होता है जल में चिपक जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो हेड होता है क्या होता है, जल इससे नहीं होता है, मतलब जल से प्यार करता है। तो प्यार का मतलब समझते ही हो, प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब है पूरा ऐसे, मतलब यहाँ पे लव वाली प्रोसेस आती है। जल से किससे लव करता है, जल से। क्यों, क्योंकि जल पोलर होता है। क्या होता है, पोलर, पोलर मतलब ध्रुवण, यानी जल में ध्रुवणता पाई जाती है, जिसके कारण स्टीयरेट आयन का हेड जल में चुंबक करता है, जल में प्रवेश करता है, और जल में प्रवेश करते ही जल से प्यार कर बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बाद ये बनता है आयनिक मिसेल, और लाखों करोड़ों आयनिक मिसेल बनते हैं। अब मिसेल का काम क्या होता है, कपड़े की सफाई करवाना। यानी आ गया वह समय हेडिंग लगाने का कि कैसे कपड़े की सफाई होती है। यस, तो चलिए हेडिंग लगाए, साबुनों के शोधन की क्रिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 10 में ये पूछता है हर साल, ठीक है। तो नोट कर लें, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ फटाफट और आप लिख लें। कुछ बातें मैं समझाऊंगा जरूर कि कैसे कपड़े की सफाई होता है, कैसे मिसेल बनता है, मिसेल बनने के बाद गंदगी कैसे बाहर निकलती है, यानी जो कचड़े लगे होते हैं कपड़े में, तेल बोले या कुछ भी जो लगा होता है, वो मैल कैसे दूर होता है, कैसे जल के साथ वो बाहर जाता है, और आपका कपड़ा कैसे चमकता है, ठीक है। तो मैं पहले फटाफट बोल रहा हूँ, उसको आप लिखिए। चलिए नोट करें, हेडिंग लगा लें सबसे पहले, साबुनों के शोधन की क्रिया या स्वच्छीकारक क्रिया। यस, लिखा, साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, लायोफिलिक, जिसे आप जल स्नेही कह सकते हैं, लायोफोबिक, जिसे आप जल विरागी कह सकते हैं। खड़े भाई, जब इसे जल में घोला जाता है, जब इसे जल में घोला जाता है तो यह मिसेल बना लेता है, और जब कपड़ों को गंदे कर देंगे, जब गंदे कपड़ों को साबुन के विलयन में डुबाया जाता है, तो जब गंदे कपड़ों को साबुन के विलयन में डुबाया जाता है तो बहुत सारे साबुन के अणु, बहुत सारे साबुन के अणु गोली आकार में, बहुत सारे साबुन के अणु गोली आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि साबुन का एक सिरा जल से
साबुन का एक सिरा जल से, अभी बताए हैं, कौन जल से चिपकेगा? हेड वाला, ठीक है। साबुन का एक सिरा जल से तथा दूसरा सिरा, दूसरा कौन बचेगा? पूंछ वाला। तथा दूसरा सिरा मैल से, या यूं बोलेंगे तेल से चिपक जाता है। खड़ी भाई, अब एक बात है, आप नोट कर लेंगे। अगर हम एक बात कहें, ये कपड़ा है, ठीक है, और कपड़े पे ग्रीस लगा है, कपड़े पे ग्रीस लगा है, कुछ ऐसा, क्या कपड़े पर ग्रीस लगा है, ठीक है, तो होगा क्या? जब इसको विलियन में डुबाएंगे तो ग्रीस के चारों ओर, ग्रीस के चारों ओर स्टीयरेट आयन व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। कैसे? ऐसे, ठीक है। यानी जो कपड़े पे ग्रीस लगा है, सबसे पहले कपड़े पे ग्रीस डाल दिया विलियर में, स्टीयरेट आयन आया, चिपकाया, यानी उसके चारों ओर पकड़ लिया, ठीक है। अब पकड़ के करेगा क्या, जरा समझे। अब पकड़ कर क्या करेगा? सबसे पहले तो मिसेल बनाएगा, और ये मिसेल बगल में पड़ा हुआ है। अब मिसेल में क्या होगा, जरा समझे। मिसेल में क्या हुआ, ये इसमें जरा देखें, इस मिसेल में यह जो माइनस वाला है, यानी जो हेड वाला है, या किसको पकड़ रखा है भैया? जल को। किसको पकड़ा है? जल को। और जिसका पूछिया, पूछिया यानी 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 है, देख लो, ये है माइनस, ये है हेड, ठीक है। और कपड़े भाई गंदगी चिपका हुआ है, हाई दाग लगा हुआ है, दाग लगा है, दाग पे क्या आया? पूछिया, तो पूछिया ने दगिया पे चिपका, ठीक है। और हेडवा किस पे है? वाटर पे, H2O पे। तो हई क्या करेगा? माइनस, और हई क्या करेगा? हेड वाला इस वाटर में, इस वाटर से दूर होना चाहेगा। पूछिया ने इसको चिपका रखा है, किसको? दगिया को। दाग जो है, यही बोलेंगे तेल। तो जब तेल से पूछिया चिपका है और हेड वाला जल से बाहर हो रहा है, यानी इनमें हो रहा है प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण, ध्रुवणता के कारण। पहले चिपका, अब वह जल से बाहर जा रहा है। तो जब जल से बाहर जा रहा है तो उसका पूछिया किस पे चिपका है? तेल पे। अब ये तेल को छोड़कर जाएगा नहीं, पूछ का काम है, तेल से मोहब्बत हो गई है। अब ये जल से जब बाहर होगा तो ये क्या करेगा? अपने दगिया को लेकर, तेलवा को लेकर खींचते हुए बाहर जाएगा। तो इस प्रकार जब हम जल बाहर करते हैं तो उसके साथ तेल भी बाहर हो जाता है, यानी जो ग्रीस है, यानी जो कपड़े में ग्रीस है, वो भी क्या हो जाता है? जल के साथ बह जाता है। स्टीयरेट आयन के साथ साथ जल भी बह जाते हैं, और उस जल में वह तेल, वह गंदगी, वह मैल बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि आपका जो कपड़ा है वो पूरा फ्रेश हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इस प्रकार नीचे लिखेंगे, लिखिए, इस प्रकार मैल कपड़े से दूर हो जाते हैं तथा साबुन के विलयन में चिकनाई और पायस बन जाता है। इस प्रकार साबुन तेलों का पायसीकरण करके, साबुन तेलों का पायसीकरण करके कपड़े की धुलाई में सहायता करता है। यस, तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ तक साबुन में हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे कपड़े की सफाई होती है, यानी कि साबुनों की शोधन की क्रिया का मतलब क्या, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, ठीक है। मतलब ये कि एक्स्ट्रा में क्या, यस, कि अच्छे क्वालिटी के साबुन क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। जैसे कहते हैं ब्रांडेड साबुन, तो ब्रांडेड में क्या होता है, या जो साबुन अच्छे नहीं होते उनकी पहचान कैसे होती है। तो अगर हम अच्छे साबुन की पहचान की बात कर लें तो अब हम देखेंगे अच्छे प्रकार के साबुन, ठीक है। अच्छे प्रकार के साबुन, ठीक है। तो जो अच्छे प्रकार के साबुन होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? सबसे पहली बात जरा समझे, सबसे पहली बात, इनमें जल की मात्रा कम होती है।
जल की मात्रा केवल और केवल यही बोलेंगे, जल की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, लगभग 10%। ठीक है, चलिए ये अच्छे साबुन की पहचान है। दूसरी बात क्या कि अगर अच्छे साबुन है तो ध्यान रहे कि उनमें क्षार की मात्रा नहीं होना चाहिए। अगर क्षार की मात्रा है तो वहां पे क्या होगा, क्षार जानते हैं कपड़े को या त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि इनमें क्षार की मात्रा नहीं होना चाहिए, क्षार की मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्षार कपड़े और त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। तीसरी बात क्या होना चाहिए, तीसरी बात ये चिकना तथा मुलायम होने चाहिए। अब ये तो आप जानते ही हो, चिकन मतलब मुलायम मुलायम क्या होता है। बहुत सारे ऐसे साबुन है जो महंगे मिलते हैं तो उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा चौथी बात जरा देखें, इन साबुनों में यानी कि इनमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, मुझे लगता है क्लियर है। और इसमें है क्या, जरा एक बार और समझे। अच्छे प्रकार के साबुन, ठीक है, अच्छे प्रकार का मतलब है क्वालिटी में थोड़ा सा बढ़ावा, जैसे कहते हैं ब्रांडेड सामान है तो ब्रांडेड में क्या होता है, कुछ क्वालिटी ज़्यादा ही मतलब उसको थोड़ा अलग रूप से बनाया जाता है। ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट लग रहा है बनाने में उसका अंतर होता है। ठीक है, तो जल की मात्रा कम से कम होना चाहिए, लगभग 10% है तो अच्छे प्रकार साबुन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इनमें क्षार की मात्रा नहीं होना चाहिए। क्षार अगर रहेगा जानते हो नुकसान पहुंचाएगा कपड़े के लिए या त्वचा के लिए। ठीक है, चिकना तथा मुलायम भी होना चाहिए प्रकृति उसका। इनमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होना चाहिए। कीटाणुनाशक जानते हैं जो कीटाणु को मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एक अच्छे साबुन की पहचान कराती है कि कैसे हम जानेंगे अच्छे साबुन है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि अगर साबुन है तो दो तरह से है, या तो कपड़ा धोने वाला तो नहाने वाला। तो कपड़ा धोने वाला और नहाने वाला दोनों साबुनों में अंतर क्या है, थोड़ी सी हम अंतर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इसके बाद चैप्टर हो जाएगा क्लोज। यस, तो यहाँ पे नहाने का साबुन और कपड़ा धोने का साबुन, आपके दैनिक जीवन में दो तरह साबुन यूज होते हैं, या तो नहाने के लिए या तो कपड़ा धोने के लिए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जरा समझे क्या अंतर है। यहाँ देखें, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन। यस, दो तरह से साबुन। तो नहाने के साबुन में क्या होता है, यस, इस प्रकार के साबुन अच्छी प्रकार की तेलों और वसाओं से बने होते हैं। यूँ बोलेंगे कि फिल्टर द्वारा। ठीक है, यानी बढ़िया से बढ़िया फिल्टराइजेशन होता है और वहाँ से जो फिल्टर बाद जो बचते हैं तेल और वसा, उनके माध्यम से क्या होता है, साबुन बनता है। तो उसे कहते हैं नहाने का साबुन। ठीक है, दूसरी बात अगर देखा जाए कपड़ा धोने के लिए, तो इसी का उल्टा कर दो, इस प्रकार के साबुन सस्ते तेलों और वसाओं से बने होते हैं। मतलब ये होगा कि जो खराब होते हैं, जो खराब तेल और वसा बचते हैं, बचे कुचे, उनसे मिला करके कपड़ा धोने का साबुन बनता है। ठीक है, दूसरी बात
इन साबुनों को रंगीन तथा सुगंधित करने के लिए विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे दुकान से खरीद के लाते हैं आप लोग साबुन, तो उसको उसका आवरण खोल कर ऊपर का क्या करते हैं, खुशबू लेते हैं, ठीक है। तो वह खुशबू लाने के लिए उस साबुन में अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि वह सुगंधित हो जाए। यानी कि मतलब काम तो ठीक है, नहाने के लिए हम ला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो महकता भी है, खुशबू भी देता है। तो वहाँ पे अनेक प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो साबुन खुशबू देता है, महकता है। इस प्रकार के साबुन में इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कपड़ा धोने में ऐसी कोई सुगंध वाली बात नहीं है, चाहे जैसे बना दिए वहाँ पे इन सब की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यस। तीसरी बात, इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते। पूरक पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ कपड़ा धोने में, तो इनमें पूरक पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट, ये सब थोड़ा सा सॉलिड देते हैं, मतलब थोड़ा सा रगड़ने में सहायता करते हैं। तो पूरक पदार्थ नहाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम स्नान करते हैं उसमें पूरक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरक पदार्थ मिल जाते हैं तो यह बहुत सॉलिड हो जाएगा और आपका चमड़ी तक छील देगा, ठीक है। यस। चौथी बात जरा समझें, इनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते। यस, क्षार का मतलब है थोड़ा सा हानि तो पहुंचाएगा, और बहुत ज़्यादा हानिकारक जब क्षार मिला देंगे नहाने के साबुन में तो हम नहा ही नहीं पाएंगे, स्नान नहीं कर पाएंगे। मतलब ये होगा कि क्षार हमेशा कपड़े और स्किन पर नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो कपड़ा धोने के साबुन में क्या होता है, क्षार बिल्कुल ठूस ठूस के मिलाया जाता है, ज़्यादा मिलाया जाता है, ताकि यस कपड़ा आसानी से धुल जाए। और त्वचा को तो नुकसान पहुंचाएगा, थोड़ा कपड़ा पे जो दाग लगा होता है उसको आसानी से साफ कर देता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट मुझे लगता है क्लियर है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो चलिए मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है और हर एक बातें आपको पूरा समझ में आई होंगी। अगर आप वीडियो को पॉज करते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस, तो अब लेते हैं आपसे ब्रेक, क्योंकि कार्बोनेट्स कंपाउंड का पूरा लेक्चर कवर हो चुका, पूरी बातें आपको बता दी गई है, ठीक है। रिवर्स करके जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो हर एक वीडियो देखें, लगभग 12 लेक्चर कार्बोनेट्स कंपाउंड का इसको लेकर के हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसके बाद हम किसी और चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ किसी और टॉपिक को लेकर के अलग अंदाज में, यस आपके लिए, यस लाते रहेंगे बेसिक बातें, कुछ एडवांस भी बातें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, यस।